संक्षिप्त बंधु, जैसा आपको पता है कि आज अपने शाखा का 1वां दिन है। इस अवसर पर पुणे की उत्कृष्ट वक्ता श्रीमती लीनाताई आज हमारे उपस्थित हैं। आज हमारे पास लीनाताई महेंद्रे। सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। आज मुझे लगता है कि यह जो अवसर है जो आप सबने मुझे दिया है, आपके एक बहुत ही सुंदर चल रही जो ये मालिका है, इसके 100वें पुष्प में और 101वें पुष्प में आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी जिस बहुत ही नवीनतम घटना से परिचित हैं, मैं एक बार उसका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। और वह घटना ये है कि अभी 5 अगस्त को हमारे देश के सर्वोच्च नेता जो हैं उन्होंने, और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जजमेंट के बाद, उसके आदेशों के बाद, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दोबारा शिलान्यास किया और आगे यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस राम मंदिर की बात आज मुझे बहुत ही प्रासंगिक लग रही है, क्योंकि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक आदर्श राजा कैसा हो, इसका जब हम विचार करते हैं, एक आदर्श राज्य व्यवस्था कैसी है, इसका जब हम विचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में राम से बढ़कर दूसरा कोई भी अन्य उदाहरण जो उस समकक्ष तो क्या, उसके कहीं 1000वां या 1,00,000वां हिस्सा भी पहुंच सके, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। इसलिए इस घटना का स्मरण हमारे लिए आज अत्यावश्यक है। इस बात को मैं इससे भी जोड़ना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने जब हम हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं तो दो भावनाएं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से तौल करके देखना होगा। एक भावना है आत्मगौरव की और एक भावना है आत्मग्लानि की या कुंठा की। जब तक हम कुंठा की भावना में रहेंगे तब तक हम पराजित मनोवृत्ति में रहेंगे, और जब हम आत्मगौरव की बात करेंगे, जब हम आत्मगौरव की भावना में रहेंगे, तभी हम विजय की बात कर सकेंगे। लेकिन जैसे एक शब्द है सूडो सेक्युलरिज्म, उसी तरह से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम पर यह आरोप भी लगता है कि आप जिस आत्मगौरव की बात करते हैं वह एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, वह स्यूडो आत्मगौरव है या अनरियल आत्मगौरव है। खैर, इसकी चर्चा मैं थोड़ा रुक करके करूँगी, पर अभी मैं एक छोटी सी दूसरी घटना की मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और यह घटना है अभिमन्यु के वध की। चक्रव्यूह को भेदने की कला जिसे आती है वह है अर्जुन और उसका सारथी श्री कृष्ण। लेकिन उन दोनों को घेर कर रखने का, उन दोनों को एंगेज करके रखने का जिम्मा जो है वह सुशर्मा उठाता है। अभिमन्यु का रथ अकेला चक्रव्यूह के अंदर जाता है और फिर उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु का क्या होता है ये कथा हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जब हम आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस चक्रव्यूह के भेदन की क्षमता ना हो। ऐसा नहीं है कि हम शौर्य में कहीं कम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद
रणनीति में अगर हम कहीं न कहीं अकुशल हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हमारी संस्कृति शायद उस जगह पे पहुंच रही है जहां उसकी अवस्था अभिमन्यु के जैसी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी रणनीति को ठीक से देखना पड़ेगा। नीति और रणनीति दो शब्द हैं, दोनों का महत्व है और दोनों के लिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इस प्रकार की तीनों नीतियों का विचार करना पड़ेगा। यह विचार मेरे हिसाब से कल के लिए मैंने रखा है। आज मैं इस व्याख्यान में 3 मुझे लगता है कि हिस्से पढ़ते हैं। एक कि भूतकाल से लेकर के आज तक भारतीय संस्कृति की पहचान हम किस प्रकार बता सकते हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि भारतीय संस्कृति की जो अवस्था है उसे आज हम किस रूप में देख रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी आज हमारी संस्कृति की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके ऊपर थ्रेट्स क्या हैं। ये एक स्वॉट एनालिसिस का विषय होता है कि वर्तमान काल में हम कहाँ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व का विषय है वो ये है कि अगर हम जो भी संकट देखते हैं, जो भी हमारा थ्रेट परसेप्शन है, उससे निपटने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं, उपाय क्या हैं, टेक्निक क्या है, तंत्र कौशल्य क्या है, ज्ञान क्या है, और इस सबसे ज़्यादा महत्व की बात कि हमारी मनोदशा है कि नहीं है। तो इसकी चर्चा इस प्रकार 3 भागों में मुझे लगता है कि मैं अपनी चर्चा प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो मुझे एक बात और कहनी है, जो कन्हैयालाल मुंशी जी का भाषण तो नहीं उसको कहा जा सकता है, लेकिन जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था और उनकी भूमिका पर नेहरू जी ने आक्षेप उठाए थे, तब मुंशी जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा था और उसमें ये कहा था कि मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता का जो हमसे हमारी भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थस्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा को कम कर दे या नष्ट कर दे, और इस प्रकार एक तरह से हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को वह समाप्त कर दे। ऐसी अगर हमारी स्वतंत्रता का अगर यह अर्थ है, तो ऐसी स्वतंत्रता से हम अधिक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जो बात मैंने इसलिए दोहराई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारे देश की एक कुछ विद्वज्जन कह लीजिए, कुछ शीर्षस्थ नेतागण कह लीजिए, या हमारे देश के अन्य जन भी एक दुविधा में पड़ गए थे कि अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है, अगर हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, तो सोमनाथ मंदिर पर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह दुविधा आज भी अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों को शायद आज भी यही दुविधा है। तो इस दुविधा से भी हमें बचना होगा और इसके लिए भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में अपने आत्मगौरव की आवश्यकता है। लेकिन आत्मगौरव कहाँ से आता है? इसीलिए मैंने जो आज प्रार्थना चुनी, वह प्रार्थना हमें बताती है कि संस्कृति क्या होती है। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति 5-6 बातों से तय होती है, और वे बातें हैं सत्य की अन्वेषणा। और ये मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ। संसार की हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, उनके पहचान के अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन भारत की संस्कृति जो है
इस संस्कृति की पहचान के तरीके जो मुझे लगता है वो ये हैं कि सत्य की अन्वेषणा, ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान में सबकी साझेदारी, प्रेम और सौहार्द की भावना, और पांचवा जो मैं गिनाती हूँ वो है श्रद्धा। और एक वाक्य जिसको मैं जीवन में प्रमाण मानती हूँ और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में भी उस वाक्य को प्रमाण माना गया है कि यो यत् श्रद्धस्स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा होगी मनुष्य वैसा ही होगा, जिसकी जो श्रद्धा होगी वह समाज भी वैसा ही होगा, और जिसकी जो श्रद्धा होगी वह राष्ट्र भी वैसा होगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम संस्कृति के भविष्य की बात कर रहे हैं तो इस संस्कृति में हमारी श्रद्धा कितनी है, ये हमें पहले अपने मन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र चिंतन में हमें कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। तो जब हम इन बातों की ओर आते हैं तो जो मुझे लगता है कि एक बात जो इन गुणों को प्रसुरित करने के लिए, या ये गुण समाज के सभी तबकों में उतरें, सभी वर्णों में उतरें, इसके लिए एक हमारी संस्कृति ने एक बहुत ही सुंदर नीति अपनाई थी। और मुझे लगता है कि उस नीति को या उस परंपरा को कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं या बिसर रहे हैं। उसकी तरफ मैं दो नीतियों की बात करना चाहती हूँ। एक नीति ये थी कि हमारे मनीषियों ने ये कहा था कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। तो इस जीवन शैली में, जिसे मैं आज 3 टायर लाइफ स्टाइल की बात करती हूँ। एक कि हम वनों के साथ भी रहें, वनों के अंदर भी रहें, वन्य प्राणियों के साथ हम रह सकें, वनवासी जनों के साथ हम रह सकें, उनके साथ हम अपने ज्ञान का, अपने खोज का, अपनी अन्वेषणा को साझा करें, उनके साथ हम कुछ सीखें, हमारे साथ कुछ वो सीखें। इस प्रकार की एक वनवासी जीवन की प्रणाली हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा थी। दूसरी ग्रामीण जीवन शैली, जहाँ हम उत्पादन और हर प्रकार का उत्पादन, शिल्पकला, सभी प्रकार की कलाएं, इनकी सीख, इनका प्रचार, इन बातों के लिए हमारा रोज़मर्रा का जीवन है वह ग्रामीण जीवन कहलाता था। और एक कभी कभार के लिए हमारा शहरी जीवन भी हुआ करता था, जिसको नागरी जीवन कहा जाता था। और राजा, बड़े बड़े व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ, ये सारी चीज़ें शहरों में या जो राज दरबार का स्थान है वहाँ संचलित होती थी। आज हमने अपने जीवन शैली से वन्य जीवन और हमारा खुद का वनवासी जीवन या वानप्रस्थ आश्रम, इस संकल्पना को हमने संपूर्णतया भुला दिया है। और कितनी जल्दी भुला दिया है, यह भुलाने का इतिहास केवल पिछले 200 वर्षों का है। 200 वर्षों से जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें इस देश से लूटना है, और इस लूट में सबसे जो हमारे लिए सबसे सरल माध्यम है लूट के, जो सबसे बने बनाए जो यहाँ उत्पाद हैं जिनको हम तुरंत लूट करके ले जा सकते हैं, वो है हमारा वन्य उपज, हमारे पेड़ पौधे। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि बाकी लोग अगर वन में आते रहेंगे, बाकी लोग अगर गुरुकुल चलाते रहेंगे, बाकी लोग अगर वानप्रस्थ आश्रम का नाम लेकर के वनों में आते रहेंगे, वनवासी जो हैं वहाँ पर उनके साथ मेल जोल बढ़ा करके रहते रहेंगे, तो हमारी जो लूट की नीति है उस पे बहुत बड़ा खतरा है। तो उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून बना दिया कि वनों पर अधिकार केवल और केवल सरकार का है, और जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा या उस पर कोई अधिकार जमाना चाहेगा वह दोषी कहलाएगा। तो इस परंपरा, इस एक्ट के कारण, इस कानून के कारण हम
अपनी वनवासी जीवन की परंपरा से हम कट गए और केवल 200 वर्षों का ये इतिहास है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है, जो हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है, वो केवल मात्र 200 वर्षों में नष्ट हो सकती है, ये मैं बताना चाहती हूँ। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, कोई विनाश आता है, तो उसको होते हुए बहुत ही कम समय में वो पूरा हो जाता है। उसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। जब हम निर्माण की बात करते हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम संस्कृति के पुनर्जागरण या पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो हम अपनी गति को कैसे बढ़ा सकेंगे, ये भी मैं अपनी कल की बात में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो मैंने दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी, वह परंपरा, जैसी हमारी एक वनवासी जीवन की परंपरा थी, वैसी ही अपने यहाँ एक यायावर परंपरा है। अब यायावर का अर्थ होता है कि जो केवल और केवल घूमता रहे, किसी एक जगह उसने टिक करके नहीं रहना है। भले ही वो गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन वहाँ भी वो कुछ ही दिन रह सकता है। तो जो हमारी ये यात्राएं होती हैं, जो हमारे कांवड़िए चलते हैं, जो हमारी वारकरी परंपरा की यात्रा होती है, या जो हमारी वैद्यनाथ धाम में जो यात्रा होती है, या हमारी गंगोत्री से लेकर के कांवड़ भर करके गंगा सागर में यानी बंगाल में ले जाना, या रामेश्वरम तक ले आना, ये जो हमारी परंपरा है। चारों धाम यात्राओं की बात कही गई है, तीर्थ यात्राओं की बात कही गई है, कुंभ मेले की बात कही गई है, और देशाटन की बात कही गई है। ये सारी की सारी जो है, ये सारे हमारे यायावर संस्कृति के प्रश्रय के उदाहरण हैं। अब इस यायावर संस्कृति की महत्ता क्या है, जो हमने बहुत अरसे से हमने इसको भुला दिया है। और ये जो हमारी परंपरा है, इसका महत्व ये है कि ये लोग हमारी संस्कृति के जो भी यायावरी करते थे या देशाटन करते थे, वे हमारी संस्कृति के एक तरह से संदेशवाहक थे। कम से कम खर्चे में प्रकृति के अत्यंत विपन्न अवस्थाओं में जीने की कला, उसके लिए बहुत सारे कला गुण उनके अंदर होना, और खतरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना, जिसको हम आज भाषाई एकात्मता कहते हैं, वो भाषाई एकात्मता एस्टैब्लिश करना, ये सारे काम इस घुमक्कड़ी या देशाटन की परंपरा के कारण हुए। और यायावर की जो परंपरा हमारी रही है, उसका एक सबसे उत्तम उदाहरण जो मैं सोचती हूँ, वो है हमारे ऋषि जरत्कारु, कि वह यायावर समाज के थे, और उस यायावरी में रह करके जो उन्होंने साधना की, वह साधना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनका ये दावा था कि मेरे से अर्घ्य लिए बिना सूरज डूब नहीं सकता है। अगर मैं सो रहा हूँ तो तुमने मुझे, ये उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर मैं सो रहा था तो तुमने मुझे जगाया क्यों? पत्नी ने कहा कि आपके सूर्य को अस्ताचल को जा रहे सूर्य को अर्घ्य देने का आपका समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैंने आपको उठाया। तो उन्होंने कहा, तुमने गलती की ना, तुम्हें पता नहीं कि मेरा अर्घ्य लिए बिना सूर्य डूब नहीं सकता है। तो ये है, जब मैं आत्मगौरव की बात करती हूँ या अपनी क्षमता की बात करती हूँ, तो मेरे सामने ये जरत्कारु का उदाहरण हमेशा आता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो हमारी यायावरी परंपरा थी, इस परंपरा की जो उत्कट साधना थी, उसका ये परिपाक। तो ये दो परंपराएं जो हमारे जीवन शैली में थी, इसमें से यात्रा की परंपरा हमने थोड़ी बहुत बचा करके रखी है, लेकिन जो इस परंपरा के जो वाहक हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वासुदेव या कैकाड़ी जोशी या वाघ्या मुरली वाले, ये जो तमाम लोग हैं जिनको हम आज बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन
आपको मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जब शिवाजी अपने राज्य को बना रहे थे, बचा रहे थे या विस्तार कर रहे थे, तो हमेशा इन्हीं लोगों ने उनके लिए गुप्तचरों का काम किया। बैरागी, नागा, साधु, ये सारे जो हैं वो एक तरह से हमारे समाज को आने वाले संकटों का आभास दिलाने का काम करते थे। तो ये जो क्षमता है इसको हमने बिसरा दिया है। जो हमारे वनवासी लोग हैं उनको भी आज हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब क्या होता है कि हम उनको उनके परिवेश से उठाएंगे, उनको हम शहरी परिवेश से उनका परिचय कराएंगे, जो आधुनिक शिक्षा है उससे उनका परिचय कराएंगे, और इस प्रकार जब वो 10वीं या 12वीं पास कर लेंगे तब हम उन्हें कहीं पर चपरासी की नौकरी दिलाएंगे। तो अगर उनके पास पेड़ों की पहचान करने की क्षमता है, औषधियों की पहचान करने की क्षमता है, अगर उनके पास तेज दौड़ने की और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है, हम आज उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम आज उन्हें मेन स्ट्रीम में ला करके तो हम फिर उनको किसी चपरासी की नौकरी के ही लायक रखेंगे। और मैं इसी मेन स्ट्रीम की बात पर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, तो उसने हंस करके मुझसे कहा कि तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स वगैरह वगैरह पढ़ करके रखा है, तो याद करो कि एक होता है एटम में, एक होता है न्यूक्लियस, कि उसका पूरा वजन वहां पे समाया होता है और उसकी परिधि पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन का वजन देखा जाए तो न्यूक्लियस के वजन से 1000 गुने से भी कम होता है। अत्यंत तुच्छ वस्तु जो है वो परिधि पर घूम रही है, लेकिन अगर परिधि के इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दो तो न्यूक्लियस जो है वो टिक नहीं सकता है, उसका विस्फोट हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अपने वनवासी बंधुओं की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए हम उन्हें सम्मान देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम जाकर के उनकी तरह उनके साथ रहने का प्रयास करेंगे। हम ये कहते हैं कि उनका उत्थान जो है वो तब नहीं होगा अगर मैं उनके पास जाकर के उनको सम्मान देते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए उनके साथ रहूं। उनका सम्मान तब होगा जब उन्हें मैं अपने घर में ला करके कोई छोटी मोटी नौकरी दूं। तो ये हमारी व्याख्याएं जो हैं, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिलाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ये बातें जुड़ी हुई हैं।